हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, सोलर रिलेटेड सारे वीडियोस में एक कमेंट जो सबसे ज़्यादा कॉमन निकल के आता है वो ये आता है कि सर आप वेंडर की अपने डिटेल्स दे दीजिए। तो गाइस, वेंडर सेलेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट तो है ही, लेकिन वेंडर से बातचीत करने से पहले आपको अपनी पूरी प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए, आपका रिसर्च वर्क पूरा होना चाहिए, आपको बिल्कुल श्योर होना चाहिए कि आपको कौन से पैनल लगाने और क्या क्या सामान आपके सोलर प्लांट में लगने वाला है। जब आप एग्जैक्टली ये सब नॉलेज गेन करके, ये सारी जानकारी अपने माइंड में फिक्स करके और बिल्कुल श्योर होके कि हाँ आपको यही सामान लगवाना है, यही आपको कंपोनेंट्स लगवाने हैं, तो उसके बाद जब आप वेंडर से बात करेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा और ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा। तो गाइज़, आज के वीडियो में हम लोग यही डिस्कस करने वाले हैं कि अगर आप अपना ऑन ग्रिड सोलर प्लांट अगर लगवाना चाहते हैं तो आपको क्या क्या कंपोनेंट्स लगवाने चाहिए और किस तरह आप डिसाइड करेंगे कि क्या क्या कंपोनेंट्स सही हैं आपके लिए। तो चलिए गाइज, एक एक करके शुरू करते हैं। तो गाइज, सबसे पहला पॉइंट जो वेंडर से बात करने से पहले ज़रूरी है कि आपको पता होना चाहिए कि आपको पैनल कौन से लगाने हैं। जी हाँ, सोलर मॉड्यूल जो है यानी कि सोलर पैनल जो हैं वो कितने वॉट के आपको लगाने हैं और कितने पीसेस यानी कितने नंबर ऑफ पैनल्स आपको लगाने हैं। तो गाइज़, यहाँ पे जो हम लोग रेफरेंस लेकर के चल रहे हैं वो 3 किलोवाट के सोलर प्लांट को रेफरेंस में लेकर के चल रहे हैं। इसलिए क्योंकि ज़्यादातर लोग 3 किलोवाट पे जाते हैं, क्योंकि सब्सिडी जो है जो पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत जो 1,08,000 की, या कह सकते हैं अगर स्टेट की हटा दें तो 78,000 रुपये की जो सब्सिडी मिलती है, तो उसके अंडर में 3 किलोवाट का प्लांट ही आता है। 3 किलोवाट का प्लांट अब कौन कौन लगवा सकता है और किसको लगवाना चाहिए ऑन ग्रिड, किसको लगवाना चाहिए ऑफ ग्रिड और किसको लगवाना चाहिए हाइब्रिड, इसके बारे में बात करने वाले हैं। तो गाइज़, अगर आप ऐसे एरिया में रहते हैं जहाँ पे पावर कट्स ज़्यादा नहीं है, बिजली ज़्यादा देर नहीं जाती है, तो आप ऑन ग्रिड के लिए जा सकते हैं। ऑन ग्रिड में बस आपको इंस्टॉलेशन और उसके बाद पहली 1-2 बिलिंग तक आपको अलर्ट रहना पड़ेगा कि आपका मीटर वगैरह सही से कन्फिगर हो जाए, बिलिंग आपकी एक्सपोर्ट इम्पोर्ट सही शो होने लगे। अगर आपके एरिया में पावर कट्स ज़्यादा हैं तो फिर आप ऑफ ग्रिड या हाइब्रिड में चले जाएं, जिसमें आप बैटरी भी आप लगाएंगे और जब आपका ग्रिड नहीं काम कर रहा होगा तो आपको बैटरी से बैकअप मिलता रहेगा। ऑन ग्रिड का डिसएडवांटेज यही है कि जितनी देर लाइट नहीं आएगी तो आपके घर में भी बिजली नहीं आएगी। हाँ, अगर आपने एक नॉर्मल इन्वर्टर लगा रखा है तो उससे आपको पावर बैकअप पहले की तरह ही ऑन ग्रिड में भी मिलता रहेगा। तो गाइज़, बात करते हैं पैनल की। तो 3 किलोवाट के लिए आपको 6 पैनल कम से कम सेलेक्ट करने चाहिए। 600 वाट, 615 वाट, 620 वाट, अलग अलग वेंडर से आप बात कर लें। अब यहाँ पे एक कैच ये है कि वेंडर जो है आपको 5 पैनल पे फिक्स करने की कोशिश करेगा। तो गाइज़, 5 पैनल पे अगर आप फिक्स होते हैं तो आपका वॉटेज, जो पूरे सिस्टम का जो वॉटेज बनेगा वो 3000 या 3050 या 60 इस तरह बनेगा। तो गाइज़, सोलर पैनल कभी भी 100% कैपेसिटी पे वर्क नहीं करते हैं, लगभग 75% कैपेसिटी पे वर्क करते हैं। कहने का मतलब गाइज़ ये है कि अगर आपने 3000 वाट का एग्जैक्ट सोलर प्लांट अगर लगवाया, जो सोलर पावर जनरेशन जो आपको मिलेगा वो लगभग आपको 2400-2300 वाट या 2500 वाट तक मैक्सिमम मिलेगा। तो यहाँ पे एडवाइजेबल ये है कि आप कम से कम 6 पैनल लगवाएं, 610, 615 वाट के, ताकि आपका जो सिस्टम है वो 3500 या 3600 वाट के आसपास बने, ताकि आपको 2700-2800 वाट जो है पावर जनरेशन देखने को मिले। अगर आप एग्जैक्टली 3000 लगवाते हैं तो फिर आपको पावर जनरेशन कम देखने को मिलेगा, बाद में आपको कमी महसूस होगी और बाद में आपको पैनल बढ़ाने पड़ सकते हैं। तो अब अगला क्वेश्चन ये आता है कि पैनल कौन से सेलेक्ट करेंगे। तो गाइज़, आजकल DCR पैनल में N टाइप टॉपकॉन बाइफेशियल पैनल ही बढ़िया चल रहे हैं और ये अलग अलग ब्रांड्स में अवेलेबल रहते हैं। जो सबसे मोस्ट पॉपुलर है वो वारी और अडानी के हैं, और भी आप किसी ब्रांड में जा सकते हैं। एफिशिएंसी ज़रूर देख लीजिएगा कि 23% के ऊपर ही एफिशिएंसी इनकी हो और पैनल में कम से कम 30 साल की परफॉर्मेंस वारंटी और 12 साल की प्रोडक्ट वारंटी आपको मिल रही हो। तो गाइज़, ये हो गए आपके पैनल। और इसके बाद नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट आता है वो आता है इन्वर्टर हमारा। इन्वर्टर आप अगर श्योर हैं कि 3 किलोवाट से ऊपर आपको प्लांट अगले 10-5 साल तक नहीं बढ़ाना पड़ेगा तो आप 3 किलोवाट का इन्वर्टर लगा लें। अगर आप श्योर नहीं हैं, आपको लग रहा है कि 2-4 साल में या साल 6 महीने में ही मुझे बढ़ाना पड़ सकता है प्लांट की कैपेसिटी, तो आप गाइस 5 किलोवाट का इन्वर्टर लगवाइए। ठीक है, कई लोग इसमें मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं कि हम सिस्टम 3 किलोवाट का लगा रहे हैं, क्या इन्वर्टर 5 किलोवाट का लगा सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं होगी सब्सिडी वगैरह में? बिल्कुल लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये टोटली लीगल है। ठीक है, इन्वर्टर आप हाई कैपेसिटी का लगा सकते हैं क्योंकि इन्वर्टर 25-30 साल को आप देख करके आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो
25-30 साल किसने देखा है भाई? आपको हो सकता है 5-6 साल में ही इन कैपेसिटी आपको बढ़ानी पड़ जाए। तो इन्वर्टर अगर 3 किलोवाट का लगा रहे हैं तो आप सिंगल एमपीपीटी इन्वर्टर लगा लें, 98% से ज़्यादा एफिशिएंसी हो, ठीक है। इनपुट डीसी मैक्सिमम की रेटिंग उसकी 18 एम्पियर या उससे ज़्यादा हो, 20-22 हो तो बहुत अच्छा। शॉर्ट सर्किट करंट की रेटिंग उसकी 22 एम्पियर हो कम से कम, 25-30 एम्पियर हो तो भी बहुत अच्छा। वारंटी कम से कम इन्वर्टर पे गाइस 10 साल हो। और गाइस इन्वर्टर में डीसी ओवरलोडिंग जो है, यानी कि मैक्सिमम पैनल्स आप कितने जोड़ सकते हैं, वो गाइस कम से कम 150% हो। मतलब अगर 5 किलोवाट का इन्वर्टर है तो आप 7.5 किलो के पैनल आप जोड़ सकते हैं। हालांकि जोड़ेंगे नहीं, जितना इन्वर्टर ओवरलोडेड नहीं रहेगा उतना ही बेहतर वो काम करेगा। और गाइस इन्वर्टर के लिए मैं पहले ही एक स्पेसिफिक डिटेल्ड वीडियो मैं बना चुका हूँ, जिसको आप यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं। और गाइस इन्वर्टर से संबंधित एक और ख़ास बात ये है कि आपको गाइस इन्वर्टर पैनल के बिल्कुल करीब जितना हो सके लगाना है। उस पर पानी या बरसात का पानी वगैरह ना आए, डायरेक्ट सनलाइट भी ना पड़े तो ज़्यादा अच्छा है, वरना इन्वर्टर आपका ओवरहीट होगा। उसके बाद गाइस अगली चीज़ जो आती है वो आता है स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर गाइस जो है आपको HDGI स्ट्रक्चर आपको लगाना है। HDGI मतलब हॉट डिप गैल्वनाइज्ड आयरन, ठीक है। जैसे हम लोग पहले लोहे की बाल्टी वगैरह यूज़ करते थे, उस तरह का गैल्वनाइज्ड आयरन आता है गाइस, तो वो आपको स्ट्रक्चर गाइस लगाना है। और गाइस आपको स्ट्रक्चर हैवी स्ट्रक्चर लगाना है ताकि 25-30 साल आंधी तूफान वो झेल सके। ये सब बातें आपको वेंडर से करनी है। तो पहले आपको खुद ही श्योर हो जाना है कि वेंडर से एग्जैक्टली आपको किस तरह बार्गेन करना है, क्या क्या पॉइंट्स पे आपको ज़रा सा भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। अगली चीज़ है गाइस टिल्ट एंगल की, जो कि बहुत ही खास बात है। और काफ़ी सारे लोग जो हैं जो सोलर पे वीडियोज़ बनाते भी हैं, इवन वेंडर्स भी हैं, वो अलग अलग टिल्ट एंगल पे इंस्टॉलेशन कर देते हैं। टिल्ट एंगल से गाइस फ़र्क ये पड़ता है कि आपके करंट पे ज़मीन आसमान का अंतर पड़ता है। और जब करंट पे अंतर पड़ेगा, जो पैनल जो करंट बना रहे हैं, वोल्टेज की बात नहीं हो रही गाइस, जो पैनल जो करंट बना रहे हैं, टिल्ट एंगल से उस पर बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। और टिल्ट एंगल अगर सही रहेगा तो ईयर राउंड पूरे साल भर आपको बढ़िया परफॉर्मेंस देखने को गाइस मिलता है। तो अब कई लोग पूछेंगे टिल्ट एंगल क्या होता है, तो गाइस आप अपने शहर का नाम और लैटिट्यूड एंगल ऑफ माय सिटी ये लिखेंगे आप गूगल पे तो टिल्ट एंगल आ जाएगा। कई लोग यहाँ ये भी मुझसे कमेंट में कह रहे थे कि हमने कम टिल्ट एंगल पे लगाया ताकि हमें समर में ज़्यादा अच्छा जनरेशन मिले। ठीक है गाइस, सही बात है, समर में थोड़ा कम टिल्ट एंगल चलता है, 10-15 डिग्री के आसपास, और विंटर्स में चलता है करीब 50-60 डिग्री के आसपास। ठीक है, यहाँ नॉर्थ इंडिया की बात कर रहे हैं, अलग अलग शहर का थोड़ा बहुत अलग अलग होता है। तो गाइस इसका मिड जो लैटिट्यूड एंगल होता है ना, वो पहले ही इसका मिड निकाला जाता है कि पूरे साल भर का अगर परफॉर्मेंस देखा जाए तो कौन सा ऐसा डिग्री है, कौन सा ऐसा टिल्ट एंगल है जो बेहतर परफॉर्मेंस देगा। तो पूरे साल भर के लिए जो लैटिट्यूड एंगल ऑफ योर सिटी है वही सबसे बेहतर टिल्ट एंगल है। अब गाइज नेक्स्ट जो आपको वेंडर से बात करने से पहले जो आपको क्लियर होनी चाहिए वो ये कि वायरिंग में आपको कितने mm का और कौन सा वायर लगाना है। तो गाइज जो डीसी वायर है वो आपके पैनल से आपके इन्वर्टर तक लगता है, वो आप पॉलीकैब का, हैवेल्स का या KEI या किसी भी अच्छी ब्रांडेड कंपनी का 4 mm हो सके बेहतर, नहीं तो 6 mm हो जाए तो और बेहतर। ये आपको वायर गाइज लगाना है। ACDB DCDB जो बॉक्स है वो आपको हैवेल्स या स्नाइडर कंपनी की, उसमें MCB वगैरह लगी हो, सर्च प्रोटेक्टर वगैरह ये सब लगे होने चाहिए। अब बात करते हैं AC वायरिंग की। तो AC वायरिंग गाइज कॉपर की हो, पॉलीकैब, हैवेल्स, अगेन KEI या और किसी अच्छी ब्रांड की कंपनी की, एंकर की भी ले सकते हैं आप। 6 mm कॉपर होना चाहिए जो कि आपके इन्वर्टर से नीचे आपके नेट मीटर तक जाता है। अब बात करें गाइज अर्थिंग की, तो गाइज 3 अर्थिंग इसमें होती हैं। एक DC की अर्थिंग होती है जो कि DCDB बॉक्स में भी जुड़ी रहती है और वही अर्थिंग आपकी पैनल से भी जुड़ी रहती है। ठीक है, दूसरी अर्थिंग आपकी LA की होती है, यानी लाइटनिंग अरेस्टर की होती है। तीसरी अर्थिंग आपकी AC की होती है जो ACDB बॉक्स और आपके इन्वर्टर में भी वही अर्थिंग जाती है। और गाइज अर्थिंग जो मैंने देखी वो अर्थिंग आज तक मैंने किसी भी प्लांट में प्रॉपर नहीं देखी, क्योंकि लोगों को जानकारी का बहुत अभाव है। और गाइज अर्थिंग जो है 3 होनी चाहिए कम से कम, और अर्थिंग एक अर्थिंग से दूसरी अर्थिंग के बीच में कम से कम 10 फीट का डिस्टेंस, यानी 3 मीटर के आसपास का डिस्टेंस होना चाहिए ताकि चार्ज जो है वो प्रॉपरली डिसिपेट हो सके। अब गाइज प्रॉपर अर्थिंग से फ़ायदा क्या होता है, तो प्रॉपर अर्थिंग अगर होगी तो अर्थ का जो रेजिस्टेंस है वो ओवरलैप नहीं होगा, सेफ्टी आपकी इंप्रूव होगी, आपका इन्वर्टर की सेफ्टी भी इंप्रूव होगी, SPD यानी सर्ज प्रोटेक्शन डिवाइस और LA भी आपका
परफेक्टली काम करेगा। अगर अर्थिंग प्रॉपर नहीं करी गई है तो इससे नुकसान क्या है? इससे नुकसान ये है कि अर्थ का रेजिस्टेंस जो है वो इन्वर्स हो सकता है और लाइटनिंग सर्ज कभी होता है, कभी बिजली गिरने की अगर घटना होती है तो चार्ज जो है वो प्रॉपरली डिसिपेट नहीं होगा, जिससे नुकसान हो सकता है। और गाइस तीसरा ये कि फॉल्ट करंट का जो रिस्क है वो भी बढ़ जाता है। लाइटनिंग अरेस्टर जो है गाइस कम से कम आपके सोलर पैनल से 10 फीट की दूरी पर होना चाहिए, यानी कम से कम 3 मीटर की दूरी पर होना चाहिए। आपके सेम स्ट्रक्चर पे नहीं लगा होना चाहिए। बहुत सारी जगह आप देखेंगे सेम उसी स्ट्रक्चर पे लाइटनिंग अरेस्टर लगा दिया जाता है। तो कम से कम 10 फीट की दूरी होनी चाहिए हॉरिजॉन्टल, और कम से कम 2 मीटर ऊंचा होना चाहिए आपके सबसे ऊंचे सोलर पैनल से, यानी जो आपके सबसे ऊंचा सोलर पैनल है उससे 2 मीटर और ऊंचा लाइटनिंग अरेस्टर लगना चाहिए। मेरे यहाँ भी गलत लगा हुआ है, मुझे उस समय जानकारी नहीं थी, इसको हम भविष्य में सही कराएंगे। तो गाइज यही थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कि आपको क्या क्या जानकारी एग्जैक्टली होनी चाहिए। ये सब चीज़ आप पेपर पेन पे नोट कर लेंगे। उसके बाद आप अपने वेंडर से प्रॉपरली बात करेंगे, और अलग अलग वेंडर से जब बात करेंगे और अपने आप टर्म्स पे कॉम्प्रोमाइज़ ना करें, आप अपने कंपोनेंट्स या सामान पे कॉम्प्रोमाइज़ ना करें, तो आपका काम कभी भी ख़राब नहीं होगा। अपने सामने अच्छे से बिल्कुल इंस्टॉलेशन कराएं, और जब मीटर लग जाए तो पहले 1-2 बिलिंग के वक्त आप अलर्ट रहें कि आपका एक्सपोर्ट इंपोर्ट सही शो कर रहा है कि नहीं, वरना आपको बाद में ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। और गाइज नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि वेंडर आप अपने शहर का किस तरह प्रॉपरली सेलेक्ट कर सकते हैं, कई वेंडर से बात करके किस तरह बार्गेन कर सकते हैं, अपना रेट किस तरह आप तोड़ सकते हैं कि आपका जो अपफ्रंट कॉस्ट है वो कम हो जाए। सब्सिडी के बाद जितना आप वेंडर को कम पेमेंट करेंगे उतना ही आपका जो पेबैक टाइम है वो गाइज़ आपका कम हो जाता है। और परसों गाइज़ मैं एक प्रॉपर वीडियो दिखाऊंगा जिसमें मैं पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना वाली वेबसाइट पर, उस पर आप किस तरह खुद अप्लाई करेंगे। मेरी सब्सिडी आ चुकी है, सेंटर वाली और स्टेट वाली भी मुझे लगता है 15-20 दिन में आ जानी चाहिए। तो गाइज़ मेरे सारे प्रोसेस पूरे हो चुके हैं, मैंने ये खुद ही किया था पीएम सूर्य घर वाला काम भी। तो मैं एग्जैक्टली स्टेप बाय स्टेप आपको अपना प्रोसेस दिखाऊंगा कि किस तरह किया, किस तरह सब्सिडी आई, कितने दिन में आई, ये पूरा प्रोसेस मैं करके पीएम सूर्य घर पे भी करके दिखाने वाला हूँ। तो गाइज़ वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें, चैनल पर नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज़, एंड बाय बाय।